तो लक्ष्मण, मेरा सवाल अब आपसे है कि एक तो ये है कि जिस तरह से इस उद्योगपति ने धन कमाया, उसका पूरा इतिहास देश के सामने है। कैसे कैसे इसने सरकारी पॉलिसी को मैनिपुलेट किया और कैसे कैसे कावेरी गोदावरी बेसिन का ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन के बहाने क्या लूटपाट की, ये सब है, इसकी किताबों तक आ चुकी है। क्या ऐसे व्यक्ति की शादी में जाने वालों की सूची को भी ध्यान से देखा जाना चाहिए? कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ा दिलचस्प है कि जिस देश में इस समय युवाओं की बेरोजगारी 45 साल में सबसे बड़ी है, मीडिया में उस पर डिबेट नहीं हो रही है। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है कि अरबपतियों में 88.4% अरबपति केवल सवर्ण हैं, 9% ओबीसी और 2.6% दलित हैं, आदिवासी कोई नहीं है। इस देश में पेपर लीक 7 साल में 70 बार हो रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन शादी में भंटा बन रहा है कि परवल बन रहा है, मिठाई कितने प्रकार बन रही है, मीडिया उस पर कैमरा लगाई हुई है। ये कोई सामान्य शादी नहीं है। हम जानते हैं मुकेश दा कि मैं पूर्वांचल के जिस इलाके से आता हूं, अगर जिसके पास पैसा है उसने शान और शौकत से अपने घर की बहन बेटी की शादी की, तो ये उसकी शान और शौकत बढ़ाने से ज्यादा गरीब कमजोर लोगों के लिए दिल बैठाने वाला होता है कि उनकी वो क्या अपनी बेटी से या बहन से प्रेम नहीं करते क्योंकि वो खर्च नहीं कर पाते। ये एक सामाजिक बुराई है, ये बहुत बड़ी सामाजिक गैर बराबरी, जिसे समाजवादी टर्म में एक नारा लगा करता था कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। डॉक्टर लोहिया बार बार कहते थे दाम बांधो, लेकिन जब 90 के बाद 9 उदारवादी नीतियां आई तो उसने कैपिटल को ओपन कर दिया, मार्केट को ओपन कर दिया। इसका लाभ देश को हुआ, अर्थव्यवस्था को हुआ, इसका हम विरोध नहीं कर सकते। बड़े बड़े उद्योगपति और अरबपति पैदा हुए, लेकिन इस देश में मंडल कमीशन नाम की एक रिपोर्ट है, जब वो कहती है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए तो एक तर्क देती है। वो कहती है कि निजी क्षेत्र जैसा क्षेत्र तब तक है जब तक उसने सरकार से 1 रुपया भी लाभ नहीं लिया। क्या ये सरकारें इन उद्योगपतियों को बढ़ाने में जमीन, टैक्स, बिजली, पानी या तमाम तरह की मदद नहीं करती? लेकिन बदले में ये टैक्स बचाने के लिए तो समाज कल्याण करते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि पूंजी अनियंत्रित हो गई है, इसीलिए इस बेलगाम पूंजी ने छोटे छोटे उद्योगपतियों को, लघु मध्यम व्यवसायियों को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। मुझे लग रहा है कि आखिरी बात सवाल का आपका जो दूसरा पहलू था कि जब मैं आंकड़े पढ़ रहा था, आपकी डिबेट में आना था तो उन आंकड़ों को मैं एक सिलसिलेवार देख रहा था। देश के विश्वविद्यालयों में एक डिबेट चल रही है कि मनुस्मृति पढ़ा दें क्या, तो कुलपति करा नहीं, हल्ला मच गया, अभी मत, बाद में पढ़ा देना। ये इस समय इस देश में डिबेट में चल रहा है। देश में कुलपति एक ही जाति के बनाए जा रहे हैं, गरीबों में एक ही जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं, जो भुखमरी के शिकार लोग हैं उनमें एक जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। ये देश की तस्वीर है, और इन तस्वीरों में वो राजनीति साधने के लिए मैं देख रहा हूं कि सारे क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, सबको निमंत्रण दे दिया है। और इतना इतना मतलब समाजवादी शादी हो रही है कि कोई विचारधारा का बाउंडेशन नहीं है, कोई क्षेत्र का बाउंडेशन नहीं है, सबके वो हैं। अगर इस दुनिया में सबका कोई है तो एक वही परमात्मा जिसका डायरेक्ट लिंक है नॉन बायोलॉजिकल पीएमजी से, और वो परमात्मा सबका होता है। और दूसरा, ये अंबानी और अडानी सबके हैं। और अभी राकेश जी जो टिप्पणी कर रहे थे, मैं वही सोच रहा था कब उनको बोरिया में टेम्पो पैसा भेजे होंगे, क्या किए होंगे। लेकिन राजनीति क्या है कि राजनीति इस स्तर पर उतर करके आपके बुनियादी सवालों को बहस से गायब कर देती है। विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, तमाम लोगों का, जो संसद से लेकर के सड़क तक में इतना कुछ कर रहे हैं कि आपको मजबूरी में उनको उन मुद्दों पर भी बहस करनी पड़ रही है। मणिपुर पर बहस करनी पड़ रही है, अग्निवीर पर, ईवीएम पर, तमाम चीजों पर, लेकिन बहस अभी भी इस तरह की शादियों पर हो रही है। मुझे लग रहा है कि गैर बराबरी जो बढ़ी है मुकेश दा, इसने एक भारत को इंडिया बना करके, वो वाला इंडिया नहीं, इंडिया गठबंधन वाला, वो वाला इंडिया जिसके पास सब कुछ है, और एक भारत इतना गरीब हो रहा है,
इतना गरीबी रेखा से नीचे जाने वालों का एक नई रिपोर्ट आई जिसमें पिरामिड बना हुआ है, आप सब ने वो पिरामिड देखा होगा। 50% पॉपुलेशन 6,000 रुपए से कम में गुजारा करने को मजबूर है। 1% आबादी 1% आबादी के पास 40% संपत्ति है। ये गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। और आखिरी में मेरा सवाल ये होता है कि वो जो 50% आबादी 6,000 रुपया से नीचे जी रही है, वो कौन है? इसीलिए हम कहते हैं जाति जनगणना थोड़ी हो जाती, थोड़ा एलोकेशन हो जाता, इस तरह की डिबेट ना हो। ये एक मुझे लग रहा है कि इस शादी का, बाकी शुभकामना है उस नवविवाहित दंपति को कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो। मुझे शुभकामना उनकी भी देनी है जिनकी शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि उनके लिए दहेज का पैसा नहीं है या टेंट और हलवाई के लिए वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। जी शुक्रिया। डॉक्टर लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि इस तरह की शादी या इस तरह की का धन का इकट्ठा होना, इस तरह का प्रदर्शन क्यों गलत है। क्योंकि बहुत सारे दर्शक तो उनको लगता है ठीक है, पैसा है, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, आपसे लिया क्या पैसा। जी, मैं तो इसका पहला जवाब यही दूंगा कि हाँ, हमसे लिया है। ये पता नहीं है इस देश के नागरिकों को, जैसे इस देश के नागरिकों को यही नहीं पता, जैसे गरीब आदमी माचिस खरीदता है रिक्शा खींच करके, रेहड़ी पटरी पर सब्जी बेच करके, माचिस खरीदता है, नमक खरीदता है, शाम के खाने का जुगाड़ करता है, तो भी वो टैक्स दे रहा होता है, बशर्ते कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी इस देश की सरकारें जो चल रही हैं, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, कोई अगर 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर रहा है या कई हजार करोड़ रुपए लेकर कोई विदेश भाग रहा है, तो वो उसी गरीब आदमी के मेहनत मजदूरी का पैसा लेकर भाग रहा है। बस उसे इसका इसका असल में हमने अपने देश के नागरिकों को ट्रेनिंग तो दी नहीं है कि कैसे वो आपका पैसा है। वो मुस्कुराएगा, गांव का आदमी मुस्कुराएगा, अरे हाँ हमारे पास लोन भरने का पैसा नहीं, हमारी ईएमआई नहीं थी, घर चला गया, गाड़ी चली गई, हमारी बेटी की शादी में नहीं, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं। ये तर्क है। यानी इस देश ने अपने लोगों को ट्रेंड नहीं किया कि कैसे वो पैसा आपका है। नंबर एक, जियो दन दनादन एक कुछ दिन पहले आया था, देश के नॉन बायोलॉजिकल पीएम का एक पूरे फुल फेज की पेज पन्ने की तस्वीर। बीएसएनएल उसी समय बर्बाद हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री एक निजी फ्री में, 1 साल के लिए फ्री में जब जियो आया तो उसका प्रचार कर रहे थे। बाद में वही जियो कितने रुपए महंगा हो गया और शादी के ठीक पहले वो और महंगा हो गया। तो आप किन किन चीजों से लिंक करते हैं? अयोध्या में कोई जमीन खरीदता है, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आती है कि अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर के उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हेड से लेकर के जाने कितने नेता, जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी अयोध्या में मंदिर से 8 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की रेंज में जमीन खरीद रहे हैं। तुरंत ये तर्क वहां पर आया कि उनके पास पैसा था, जमीन खरीद ली, आपको क्या दिक्कत है? नहीं साहब, खेल उसके पीछे था। किसने बताया कब रजिस्ट्री हुई, कहां की जमीन है, कितने रुपए में रजिस्ट्री हुई, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। कल को अयोध्या अगर स्मार्ट सिटी क्योटो या उससे अच्छा बन गई, हालांकि 6 महीने की बारिश ने थोड़ा पानी फेर दिया है, लेकिन फिर भी, और बाकी पानी फेरा अवधेश प्रसाद ने, और इसके बाद अगर वो पूरी सिटी का कैपिटल वैल्यू अगर बढ़ जाती तो उन जमीनों में करोड़ों करोड़ रुपया कौन कमा लेता। इस तरह से असल में डिबेट नहीं होती है। अभी मैं देख रहा था, अब जनता को ये पता नहीं है कि जैसे को नृप होए हमें का हानि और चेर छोड़ अब होब की रानी, इस तर्क से असल में हमारे देश की जनता चलती है, जबकि इस देश की जनता ही चुनती है कि कौन नृप होगा, और हानि भी इस देश की जनता की होती है। टैक्स वही सरकार लगा रही है, फीस आपके बच्चे की स्कूल की कितनी होगी वही सरकार तय करती है, सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा वही सरकार तय करती है। तो सब कुछ वही सरकार तय कर रही है, लेकिन सरकार में आप शामिल हैं ये इस देश के लोगों को नहीं पता। अब एक आखिरी बात, एक छोटा सा उदाहरण बीच में दे दूं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वो उसी के आसपास है, देश भर के महान लोग वहां पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए 15 दिन की छुट्टी पर भेजा गया वहां के सरकारी जितने भी ऑफिसेस थे सबको कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए क्योंकि यहाँ पे एक शादी होने वाली है। तो ये सीधे इफेक्ट तो उनको पड़ रहा है, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट ऐसे पड़ेगा कि जिस देश में गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोग जीने को मजबूर हैं,
और उनको मुफ्त में रेवड़ी, सो कॉल्ड रेवड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कुछ भी मुफ्त में देने को रेवड़ी बोलते हैं, लेकिन इस देश की जनता को यही नहीं पता था कि वो अनाज उन्हीं का है। इस देश की जनता को प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि नमक हमारा खाया, इसलिए हमारे नमक का अदा करना। इसलिए इस देश की जनता को यह नहीं पता चल रहा है कि जो कैपिटलिज्म, न्यू कैपिटलिज्म आया है, नव पूंजीवाद आ गया, इस नव पूंजीवाद ने जनता के जेब से कैसे पैसा निकाला और चंद पूंजीपतियों के जेब में इस जनता के पैसे को भर दिया। इस रिश्ते को बीच में दो लोग ब्लर कर देते हैं, एक पॉलिटिशियन जो इस पूरे लेन देन में शामिल है, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी कभी इन चीजों को डिस्क्लोज नहीं होने देती है, क्योंकि वो फाइल बनाती है जिसके बाद रिटायर होने पर उसको भी जमीन अयोध्या में खरीदना है। ये एक नेक्सस बना हुआ है जो ब्लर करता है जनता और पूंजीपति के बीच इस रिश्ते को, ताकि उसे यह समझ में आए कि मेरी जेब पे डांका पड़ा है इसलिए कोई अरबपति हुआ है, मेरी जेब पे डांका, मेरी महंगाई बढ़ी है, मेरा बेरोजगारी बढ़ रही है। और पूंजीपति को सस्ता श्रम देने के लिए बेरोजगारी 45 साल की सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है। 5,000 का काम 2,000 में करने के लिए भीड़ तैयार है। उस भीड़ को भीड़ बनाया गया है ताकि उद्योगपति को श्रम मुफ्त में मिले, सस्ता मिले, उसका मुनाफा बढ़े, चुनाव आने पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके वो परमात्मा का जो कनेक्शन मिल रहा है उनको गिफ्ट करे, वो सरकार बनाए और फिर अगली पॉलिसी उसी कारपोरेट के फेवर में बनाए। और इस बीच में जो डेटा एनालिसिस होगा आखिर में केवल वो गैप को इतना बढ़ाएगा। देश के SC ST OBC को सोचना होगा, एक बार माइनॉरिटी को सोचना होगा। वेल्थ शेयर उनके पास बिल्कुल नहीं है। 90% पॉपुलेशन के पास 10-15% भी वेल्थ शेयर नहीं है, यानी संपत्ति नहीं है। और संपत्ति जब इतनी असमान बंटेगी तो आपके पास पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा। आपके बच्चे उन्हीं उद्योगपतियों के कंपनी में मेहनत मजदूरी करने के लिए मजदूर की तरफ पैदा होंगे। और बाकी मैंने एक छोटी सी टिप्पणी पिछली बार कर दी थी, फिर से दोहरा रहा हूं, कहीं कोई कलाई एक कंगन को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। ये गैर बराबरी जब बढ़ी तो ये इसी तरह का तमाशा होगा जो जाने कितने लोगों के अरमानों पर पानी फेरेगा, और एक सामाजिक बुराई की तरह इसे देखा जाना चाहिए जो इस धन का प्रदर्शन हो रहा है। बहुत शुक्रिया।